गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? रुद्रा दुबे, लव कुमार, आदर्श, बिंद, मुस्कान, लाल, देवेंद्र, विवेक, निधि, रुद्रा, पप्पू, केशव, रवि, विशाल, अश्विनी, अलका चौहान, अंकु, नितिन, नारायण, उदय, भान, आतिश, मुस्कान मिश्रा। जय हो सब लोगों को। नमस्कार। जावेद, योगेंद्र, लाल, अमन, अरविंद। इतना ना तेजी से नाम चला जाता है कि मैं सबका नाम ले नहीं पाता हूँ। कोई बात नहीं। ऑल वेल। ऋतिराज, हाँ। चलिए, ऋतिक राज। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन फ्रॉम द प्रीवियस क्लास प्लीज आस्क। अरविंद जी, आपका नाम तो लिया। धर्मपाल जी महोदय, मुझे पता है आप बहुत अच्छा पता नहीं क्यों, क्या पीछे दिखाई क्या है? पीछे पीछे पीछे। अर्चना गुप्ता, हीरानंद, स्तुति। पीछे की स्टेटमेंट था ना, कुछ कुछ क्वेश्चन पूछता था क्या? देखो तो आगे 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 आगे। मैं आगे करने बोल रहे भाई, आप तो पीछे किए जा रहे। ओके, चलिए चलिए, फिर पीछे चला गया। कुछ आपने लिखा था, मुझे लगा कोई क्वेश्चन है तो मैं पीछे पलटवाया, लेकिन मुझे पता नहीं चला। चलिए, कोई बात नहीं। अंकित वर्मा जी, नाम तो ले लिया भाई। क्वेश्चन कराएंगे आज यूट्यूब पर? हाँ हाँ, क्वेश्चन कराएंगे, उसकी चर्चा बाद में। पहले तो टॉपिक को आगे बढ़ाएं। चलिए, तो कोई क्वेश्चन नहीं है? यूपीएससी का एग्जाम फर्स्ट बार में कैसे क्लियर करें? अच्छा, ये सब की चर्चा बाद में करेंगे, पहले टॉपिक तो पढ़ा दें। संस्कृति और सांस्कृतिक में क्या अंतर है? संस्कृति से रिलेटेड है सांस्कृतिक। जो संस्कृति विषयक बातें होती है वो सांस्कृतिक हो जाती हैं। बौद्ध धर्म कहाँ महायान निवासी बताया गया है? मैं समझ ही नहीं पा रहा हूँ। इतना ना कमेंट नीचे से ऊपर भाग जाता है कि पता नहीं चलता है। आपने कल बताया था कि धर्मपाल ने पहले आक्रमण किया था, पर नोट्स में प्रतिहार को बताया गया है। नहीं नहीं, नोट्स में क्या लिखा गया है मैं उसे नहीं जानता हूँ, लेकिन इतनी बात तय है कि धर्मपाल ने पहले वहाँ पर अपनी मर्जी के व्यक्ति को गद्दी पर बिठाया, फिर उसके खिलाफ वत्सराज ने हमला किया और उसके खिलाफ फिर ध्रुव ने हमला किया। अब मेडिवल हिस्ट्री भी पढ़ाएंगे पीडब्ल्यू में, तो आपका क्लास खत्म हो रहा है। मतलब मेरा क्लास नहीं खत्म हो रहा है, आपका क्लास अभी तत्काल खत्म हो रहा है, शेड्यूल खत्म हो रहा है। तो फिर मेडिवल इंडिया भी पढ़ाएंगे, उसका कोई दूसरा शेड्यूल आएगा। कोई शेड्यूल आएगा ज़रूर, लेकिन अभी वो शेड्यूल मुझे नहीं दिख रहा है कब आएगा, लेकिन आएगा ज़रूर। वर्ण व्यवस्था का रक्षक किसे कहा जाता है? किसी एक को थोड़ी ना कहा जाता है, अनेक को कहा जाता है। तो ऐसा तो नहीं होगा, उसमें ऑप्शन दिया जाएगा, उसी ऑप्शन के मुताबिक तय करना पड़ेगा किसको कहा जाता है। आदि विराह की उपाधि किसने लिया है? प्रतिहार राजाओं ने लिया है। प्रतिहार राजा भगवान विष्णु के वराह रूप को पूजते थे। पाल धर्म को महायान का अनुयायी बताया गया है। पाल वाले लोग महायान धर्म को भी संरक्षण दिए हैं, लेकिन मूलतया वो वज्रयानी थे। यदि आपको पूछा जाएगा कि पाल कौन से बौद्ध धर्म की शाखा को मानते थे और उसमें हीनयान, महायान, वज्रयान, सहजयान चारों रहेगा और एक चुनना होगा, तो वज्रयान चुनिएगा आप लोग। ठीक है। अंकित, क्या दिक्कत है बेटा, तुम बताओ। अंकित, तुम अपनी ओर से प्रॉब्लम बताओ कि तुमको क्या समस्या है। तुम यदि समस्या बताओगे तो शायद मैं तुम्हारा समाधान भी निकाल के लाऊंगा, लेकिन समस्याएं बताओ। राज छत्रयाधिपति क्या होता है? अरे किसी क्षेत्र का अधिपति राजा, उसमें कोई बहुत महत्व टेक्निकल शब्द नहीं है। चलिए,
अब मैं आप लोगों को ले चलता हूं आगे के टॉपिक की ओर। अभी हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, तो ग्यारहवीं सदी का उत्तर भारत, 11वीं सदी का उत्तर भारत। समस्या मुझे शब्दों में होती है, तो शब्दों का एक लिस्ट बनाओ, उसका समाधान पूछोगे तो मिल जाएगा। समस्या शब्दों में होती है तो समाधान खोजोगे तो मिल जाएगा, रोना क्या है इसके लिए। तो 11वीं सदी के भारत में हम ये देख रहे हैं कि एक तरफ गुजरात का चालुक्य मिलेगा, गुजरात का चालुक्य, उसके बाद फिर मालवा का परमार, मालवा का परमार, उसके बाद त्रिपुरी का कलचुरी, त्रिपुरी का कलचुरी, उसके बाद चौहान, गढ़वाल, गढ़वाल, और इधर चंदेल, और फिर बंगाल में पाल, और फिर महमूद गजनबी का हमला, महमूद गजनबी का हमला। ये ऐसा टॉपिक है जिसके अंदर ना बहुत सारे फैक्ट्स आते हैं, और ये वो फैक्ट्स हैं कि जिसको क्लास में लिखवाने में सिवाय समय की खराबी के और कुछ नहीं होगा। यदि आप लोग मुझे अपनी ओर से एक सहमति दें तो मैं एक बात आपको बताऊं कि इस टॉपिक के ऊपर जो फैक्ट्स मैंने कलेक्ट किया है, मेरे कलेक्शन का मतलब हुआ कि क्या पूछा जा सकता है वो पूरा कलेक्टेड है, और क्या नहीं पूछा जा सकता है उसको छांट के जो बच गया सिलेक्शन है, उसका सिलेक्शन आधारित एक नोट्स आपको दे दूं 2-3 पेज में, 3 पेज में लगभग होगा, तो मेरे ख्याल से उतने से आपका काम चल जाना चाहिए। और मैं आपको इसका एक आउटलाइन आज के क्लास में दे दूं तो आपकी बात बन जाएगी। आप लोग यदि सहमत हो तो मैं इसके साथ आपकी बात को आगे बढ़ाऊं। यदि आपको लगता है कि नहीं सर पूरा क्लास में लिखाइए, तो आप जो कहिएगा आपकी मर्जी के मुताबिक काम करेंगे। लेकिन मुझे ठीक लगता है कि इस टॉपिक से रिलेटेड जो फैक्ट्स हैं वो थोड़े ऐसे फैक्ट्स पूछे जा रहे हैं जो कि डिटेल में है, तो उसका नोट्स आपको मैं दे दूं, आप उसे पढ़ लीजिए, मैं मोटा मोटी समझा दूं, आपका काम हो जाएगा, है ना। ऑल राइट, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। और नोट्स देने की गारंटी मेरी, वो नोट्स आपको पीडब्ल्यू की ओर से जो मिला है वो मिला है, उस नोट्स से मैं आपको नहीं बांध रहा हूं। इसके लिए मैं अपनी ओर से ही आपको 2-3 पेज का नोट्स दे दूंगा, तो इसलिए दिक्कत नहीं होगी। समझा तो मैं देता हूं,
समझा तो मैं देता ही हूं। नोट्स बनाने की भी जरूरत नहीं बच्चों, नोट्स मैं दूंगा आपको, इस टॉपिक का नोट्स मैं दूंगा। हाँ समझा देता हूं, यस यस यस, वेरी गुड। तो अब देखो कि समझने के लिए सबसे पहले इसको भूल जाओ, और अब चल के देखो। तो थोड़ा, हाँ बेटा 2-3 दिन के अंदर दे दूंगा, 2-3 दिन के अंदर दे दूंगा, बस 2 दिन में भी तीसरा दिन दे दूं तो। और आप लोगों ने यदि यदि टेलीग्राम का मेरा एक चैनल है उसको ज्वाइन किया है तो मैं उस पर भी दे दूंगा। आप लोग जब चाहेंगे तब उसको शेयर कर सकते हैं। वैसे कैसे दूंगा, मैं चाहता हूं कि मैं आपको डायरेक्टली दे दूं, तो उस टेलीग्राम के चैनल को ज्वाइन किए हुए हो तो आराम से मिल जाएगा, नहीं किए हो तो कोई बात नहीं, तब भी दे दूंगा, कोई ना कोई तरीके से दे ही दूंगा। यही पर क्लास में पीपीटी के माध्यम से दिला दूंगा, इसीलिए मैं बोल रहा हूं। चलो हाँ, चैनल सिंपल हिस्ट्री बाय रजनीश राज। मैं रजनीश राज, जैसा कि आप जानते होंगे, मैं हूँ, और हिस्ट्री जैसे कि हम दोनों का सब्जेक्ट है, वही है। तो वही है हिस्ट्री बाय रजनीश राज, यही यूट्यूब का भी चैनल का नाम है, और यही क्या कहते हैं टेलीग्राम के चैनल का भी नाम है। और मैं अब उस चैनल को थोड़ा एक्टिव करूँगा ताकि कुछ एक सर्विसेज आपको उपलब्ध करवा सकूँ। जैसे कि आज आपके सामने 8 बजे मैं आऊँगा और इंडस वैली सिविलाइजेशन के 15-20 क्वेश्चंस डिस्कस करूँगा जो प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं, और उसके माध्यम से इंडस वैली सिविलाइजेशन जो आपको मैंने पढ़ाया है उससे रिलेटेड जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं वो कवर हो जाएंगे, और उसके साथ साथ बहुत सारे और सारे क्वेश्चंस भी कवर हो जाएंगे। तो जो कि 20 क्वेश्चन के आसपास होगा, 15 से 20 क्वेश्चन होगा, तो मुझे लगता है कि 45 मिनट से लेके 50 मिनट तक में मैं उसे निपटा दूंगा। आप लोग वो चीज़ जरूर करिएगा, वो छोड़ना नहीं है कभी भी। और फिर उसका भी जो पीडीएफ वगैरह होगा वो मैं टेलीग्राम के चैनल पे ही अवेलेबल करवाऊंगा, तो इसलिए बेहतर है कि टेलीग्राम का भी जो टेलीग्राम के चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। ये मैं इसलिए बोलता हूं क्योंकि ज़रूरी है सर्विसेज उपलब्ध कराने के लिए। इधर से पीडब्ल्यू की ओर से आपको एक से एक मटेरियल दिया ही जा रहा है, टेस्ट पेपर दिया जा रहा है, तो उसके साथ में मैं भी दे दूंगा तो दोहरा हो जाएगा ना, तो अच्छा हो जाएगा। सर द्रविड़ नागर और बेसर शैली के बारे में बता दीजिए। बताएंगे रंजीत दास बाबू, बताएंगे। आईएएस मेंटर स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन यूट्यूब चैनल, नो 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 नो, आईएएस मेंटर स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन यूट्यूब चैनल, नो नो, मेरा नहीं है वो, मेरा नहीं है। हाँ, आई एम ऑलरेडी ज्वाइन योर, आई एम ऑलरेडी ज्वाइन। भैया हिंदी लिखो चाहे अंग्रेजी लिखो, शुद्ध शुद्ध लिखो। आई एम ऑलरेडी ज्वाइन कौन सी होता है जी, हिंदी लिखो चाहे अंग्रेजी लिखो, शुद्ध शुद्ध लिखो। चलो, एक में जिसमें 3000 के आसपास लोग होंगे वही ज्वाइन करना, एक में 300 के आसपास है उसको ज्वाइन मत करना, ठीक है। चलो चलो बच्चों, शुरू करते हैं। नूरी धन्यवाद। तो 11वीं शताब्दी के भारत के ऊपर जब तुम ध्यान दोगे तो तुम्हें ये पता चलेगा कि ये वो दौर है जबकि उत्तर भारत में प्रतिहार साम्राज्य बिखर गया था, और उसके बिखराव के कारण कई सारे छोटे छोटे क्षेत्रीय राज्य उभर कर आ गए थे। दूसरी तरफ देखोगे तो पाल डायनेस्टी भी कमजोर हो गया था, और उनका राज्य क्षेत्र भी छोटा हो गया था। इसके कारण हमें क्या नजर आ रहा है, इसके कारण हमें यह नजर आ रहा है कि अब बड़ा कोई राजा नहीं है, बड़े क्षेत्र पर शासन करने वाला कोई राजा नहीं है, सबके सब छोटे क्षेत्रीय राजा की तरह हैं। तो कौन सा राजा कौन से क्षेत्र में शासन करता था, इसको लेकर क्वेश्चन आता है।
कौन सा राजा कौन से क्षेत्र में शासन करता है, तो जैसे आपने पीछे के स्लाइड में देखा है, तो खजुराहो के इलाके में चंदेल राजवंशी थे, उन्हें जजाक भुक्ति का चंदेल कहा जाता है। वो मैंने कल क्लास में करा दिया है। उसके बाद त्रिपुरी के कलचुरी जो जबलपुर के इलाके में थे मध्य प्रदेश में, वो आपने कर लिया है। यानी कि खजुराहो और जबलपुर ये दोनों मध्य प्रदेश में। तीसरा मालवा के परमार, मालवा का भी अधिकांश इलाका मध्य प्रदेश में। तो मध्य प्रदेश उस समय आपको राजनीति का एक गढ़ नजर आएगा। मालवा के परमार के बारे में थोड़ी जानकारी मैं स्पेशली देता हूं, क्योंकि बाकी दोनों के बारे में मैंने विशेष जानकारी कल के क्लास में दे दिया है। तो मालवा के परमार की सबसे बड़ी खास बात यह है कि राज्य तो छोटा ही है, क्षेत्रीय राज्य ही है, तो आसपास के राजाओं के साथ में उनके युद्ध वगैरह होते रहेंगे। तुम मालवा के इलाके को दिमाग में विजुअलाइज करो मध्य प्रदेश में, तो पड़ोस के राज्य से उनका झगड़ा होगा, क्योंकि राजा यदि किसी क्षेत्र में शासन करता है तो आसपास के राज्यों के साथ में सीमाओं का विवाद प्रायः होता है। तो उनका झगड़ा चला करता था कलचुरियों से, उनका झगड़ा चला करता था बुंदेलखंड वालों से, और झगड़ा चलता था गुजरात वालों से। तो ये सब उनके झगड़े चलते थे। एक लाइन में कई दफा क्वेश्चन पूछ देता है कि इनका किन के साथ में सीमा संबंधी विवाद था, या किन के साथ में इनका संघर्ष होता था। और समकालीनता यदि ध्यान में है तो क्वेश्चन बन जाता है, और प्रायः क्वेश्चन समकालीनता पर आता है। कि जैसे क्वेश्चन इस तरीके से दे दे, मालवा का परमार किसके समकालिक थे, किसके समकालिक थे। मालवा का परमार किसके समकालिक थे? तो मालवा का परमार किसके समकालिक थे, इस विषय पर यदि कोई क्वेश्चन तुमसे पूछ देता है तो तुम ये कहोगे भाई कि जैसे ऑप्शन देगा, यशोवर्मन, यशोवर्मन, अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, चोल, चालुक्य, कल्याणी के चालुक्य, कल्याणी के चालुक्य, कल्याणी के चालुक्य। उपरोक्त में से कौन सा ऑप्शन सही है? ए, बी, सी, डी। ए, बी, सी, डी, ए, बी, सी, ऑल। आप आंसर करिए, आंसर करिए। रुद्रा दुबे सब्जी। आप लोग फिर ये मत कहिएगा कि सर पढ़ाए नहीं है फिर पूछ दिए डिफिकल्ट है, वो सब हमारा काम है, हमको तय करने दीजिए। ठीक है।
ज्यादातर लोगों ने बी कहा है और यही सही है। ज्यादातर लोगों ने बी कहा है और यही सही है। ये देखो, यशो बर्मन तो 8वीं शताब्दी में हुए थे, ये 11वीं शताब्दी के हैं। अलाउद्दीन खिलजी तो 13वीं शताब्दी में हुए हैं, उसके पहले इनका पतन हो चुका है, उनकी बात छोड़ दो। वैसे भी ऑप्शन आपको ऐसे ही है। यदि कोई एक बात जानता है कि यशो बर्मन 8वीं शताब्दी का राजा था, तो तुम गौर करके देखो, ये ऑप्शन नहीं होगा, ये ऑप्शन नहीं होगा, ये ऑप्शन नहीं होगा। कितना आसान है चुनना। तुमको मैं आदत दिलाना चाहता हूं कि तुम सीधे सीधे ऑप्शन की ओर जाने के बजाय एलिमिनेशन की ओर जाने की कोशिश करो। सीधे सीधे वाला तो किसी से भी बन जाएगा, एलिमिनेशन वाले का अभ्यास होना जरूरी है। कि यदि तुमको याद है यशो बर्मन, अच्छा यशो बर्मन तो पढ़े थे ना 8वीं शताब्दी में, सर ने पिछले दिनों एक क्वेश्चन भी पूछा था, यशो बर्मन तो नहीं हो सकता है ना, यशो बर्मन नहीं हो सकता है, तो फिर तो वो ए में है, तो ये तो होगा नहीं, ये तो होगा नहीं, ये तो होगा नहीं, यही होगा। हमने ऑप्शन देखा भी नहीं कि चोल चालुक्य है, और हमने मार दिया उत्तर। दिस इज द राइट मेथड हाउ टू प्रिपेयर द एग्जाम। समझ गए ना? क्या था? यही किया था हम भी। ठीक है, अच्छा किए थे फिर। तो अब चल के देखो आपकी अब समझना है क्या, सो समझाता हूं। देखो, कल्याणी के चालुक्य, तो मामला यह है कि ये कल्याण का इलाका है, कल्याणी के चालुक्य का क्षेत्र ये है, महाराष्ट्र का इलाका, और यह है मालवा का इलाका, मालवा के परमार ये हैं, और दक्षिण में तंजौर के चोल हैं। दक्षिण में तंजौर के चोल, दक्कन में कल्याणी के चालुक्य, और उत्तर में मालवा के परमार। ये तीनों कंटेम्प्ररी है। एक कंटेम्प्ररीनेस का एक कारण है कि मैं क्यों पूछ रहा हूं। तो आप देखोगे कि चोल का झगड़ा था कल्याणी के चालुक्य से, क्योंकि सीमाओं का विवाद था। इधर कल्याणी के चालुक्य का झगड़ा था मालवा के परमार से। तो इन दोनों में हो गई दोस्ती, क्योंकि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। इन दोनों के बीच में अच्छा कूटनीतिक संबंध था, राजनयिक संबंध था। आपको सिर्फ कहानी समझनी है, फैक्ट्स नहीं समझना है, और वहीं से क्वेश्चन बन जाएगा आपका कि दक्षिण भारत का सबसे प्रतापी राजवंश कौन है? चोल। उसी के ऊपर पोनियन सिल्वन फिल्म आई थी ना। पोनियन सिल्वन फिल्म देखा है आप लोगों ने? देखिएगा नहीं, बहुत बेकार फिल्म बनाया है। मतलब फिल्म बनाने वाला बहुत बढ़िया फिल्मकार है, लेकिन इतना बेकार, दिमाग कर दिया, दिमाग एकदम झनझन झनझन करता था, लगता था दिन भर मार ही पीट चलती है। तो इस वजह से मेरा तो मिजाज खराब हो गया। हालांकि मैं हिस्ट्री वाला हूं, तो मैं देखा था, और दूसरा पार्ट आएगा वो भी देखूंगा। अब तुमको भी मन करेगा देख लेना। तो चोल राजा ही था, राजराज प्रथम, उसी के ऊपर फिल्म बनी है वो। इनका मैत्रीपूर्ण संबंध है परमारों से, और कल्याणी के चालुक्य से दोनों का झगड़ा है। ये कहानी हो जाएगी। अब अगला मुद्दा क्या है कि यदि क्वेश्चन में हम इधर बदल दें, चोल को हटा दें और ये दे दें कलचुरी, त्रिपुरी के कलचुरी, त्रिपुरी के कलचुरी, कल्याणी के चालुक्य जगह पर रख दें बादामी के चालुक्य, बादामी के चालुक्य,
और फिर गुजरात के चालुक्य, इनको चौलुक्य भी कहा जाता है, गुजरात के चौलुक्य। और जजाक भुक्ति के चंदेल, जजाक भुक्ति के चंदेल। अब आपको पूछेगा कि मालवा के परमार इनमें से किसके समकालिक थे। उत्तर चुनना है आपको इधर के विकल्पों में से। अब बताइए, ABC, BCD, ACD, ऑल। ABC, BCD, ACD, ऑल। जल्दी जल्दी करो। थोड़ा फास्ट करो, फास्ट करो। तुम लोगों ने तो हद कर दी भाई। मैक्सिमम लोगों ने ठीक कर दिया, मैक्सिमम लोगों ने ठीक कर दिया। तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि तुम्हारी तैयारी इतनी अच्छी हो रही है और तुम कुछ करामती काम कर जाओगे। ऐसे ही तैयारी होती है दोस्तों। यदि तुम सोचोगे कि फैक्ट पढ़ के तैयारी हो जाएगी, तो फैक्ट पढ़ने वाले लोगों का यूपीएससी होना होता है ना, तो फिर आराम से कब का 1-8 लाख सीट निकल जाता यूपीएससी वालों का। तो होगा तभी जब तुम इस पैटर्न को पकड़ लोगे कि हमने जितना पढ़ा उसका इस्तेमाल करेंगे, कॉमन सेंस हमेशा सचेत रखेंगे और थोड़ा थोड़ा एप्लीकेशनल विजडम यूज करते जाएंगे, एलिमिनेट करते जाएंगे, सही ऑप्शन तक पहुंच जाएंगे। कि भैया बादामी के चालुक्य कैसे होंगे? बादामी के चालुक्य तो हर्षवर्धन के काल में हुआ था और 750 ईस्वी में बादामी के चालुक्य के जगह पर राष्ट्रकूट आए थे। चालुक्य, बादामी के चालुक्य का अंत हो चुका था, उनके जगह पर राष्ट्रकूट आ गए थे, वो तो नहीं ना होंगे। तो बी ऑप्शन को निकालो, किसमें बी है? तो इसमें भी बी है, इसमें भी बी है, इसमें भी बी है। निकाल दिया, काम खत्म। एक ही निकाला, उत्तर निकल गया। बी ऑप्शन जैसे ही निकाला तो एक कमजोर कड़ी दे दिया है इस क्वेश्चन के अंदर। उस एक कमजोर पड़ी कड़ी को जिसने पकड़ लिया उसका उत्तर कंप्लीट है। अब तुमको यदि मालूम नहीं है इनके बारे में या इनके बारे में या इनके बारे में, तो कोई दिक्कत नहीं, ऑप्शन पे जाओ ना। तुम्हें मैं क्या बताना चाह रहा हूं कि यूपीएससी के क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे इंफॉर्मेशन पर आधारित होकर नहीं बनेंगे, उनके आंसर्स उनके द्वारा दिए गए ऑप्शंस पर भी आधारित होंगे। ऑप्शन तुम्हारा सपोर्ट करते हैं, तुम उनसे खेलना सीख लो, तुम खिलाड़ी हो जाओगे। तुम उनसे खेलना नहीं सीख रहे हो, तुम्हारी खामी है। तो देखो कि एक ऑप्शन मात्र हटा दिया मैंने बी, और उसके बाद पता चला कि एक ही तो है जिसमें बी नहीं है, वही हो जाएगा उत्तर। अब ये मालूम है कि ये मालवा का परमार है, तो गुजरात के चालुक्य के साथ में इनकी सीमाओं का विवाद है। बुंदेलखंड के जो चंदेल थे, जजाक भुक्ति के चंदेल, उनके साथ उनका संबंध है, टकराव है। और फिर इधर त्रिपुरी के कलचुरी के साथ में भी उनका विवाद है। इधर कल्याणी के चालुक्य के साथ में भी उनका विवाद है। क्लियर है? अब आपके सामने में यह स्पष्ट हो गया कि सर आपने तो हमको योद्धा छत्रपति बना दिया। क्या बात है!
अरे छत्रपति तो बनना ही बनना है, और छत्रपति बनकर छत्र भी धारण करना है। और छत्र धारण करके जब तुम लोग आईएएस बनते हुए आओगे, आईपीएस बनते हुए आओगे, और जब तुम्हें देखेंगे तो ऐसे लगेगा कि मतलब ये जो कम उम्र के लड़के लड़कियां हैं, वो जो अरमान लिए मचलते थे, वो सम्मान का जब पात्र बनेंगे, उनकी आंखों में जब उनकी कामयाबी की हम चमक देखेंगे, तो वही हमारे लिए सृजन धर्मिता का एक संतोष होगा। वही हमारे सपने भी होते हैं कि भाई हम शिक्षक लोग क्या चाहते हैं कि हमारे बच्चे कामयाब हों, और आप क्या चाहते हैं कि आपका नाम शिखर पे जाए, और जिस शिखर पर आप होंगे उस शिखर पर तो हम होंगे ही होंगे, क्योंकि हमारी तो कामयाबी ही आपसे जुड़ी हुई है, हमारा तो मान सम्मान ही आपसे जुड़ा हुआ है। हमारे बच्चे नहीं पास करेंगे, हमारे पास चाहे जितने पैसे आ जाएं, यदि हमको कोई पूछेगा कि आप पढ़ाते हो आईएएस के लिए, ये बताइए कि आपका बच्चा कौन कौन पास किया, हम बच्चे का नाम ही नहीं बता पाएंगे, और हम ये बताएंगे कि तुमको पता है कि हमारे बैंक में कितना पैसा है, तुमको पता है कि हमारी गाड़ी कितनी लंबी है। तो हमारे बगल में हो सकता है कि शराब का ठेका चलाने वाला एक आदमी कह देगा ऐसा है कि तुमसे 10 गुना पैसा हमारे पास रखा हुआ है, पढ़ाई के नाम पर धंधा करते हो तो वो भी ठीक से नहीं करते हो, तो बकलोली न करो। हमारा मान सम्मान क्या है? हमारे जैसी हैसियत वाले करोड़ों लोग सड़कों पे घूम रहे हैं। हमसे ज्यादा पैसा शराब का ठेका वालों के पास में होता है। हमारी कामयाबी तब, हमारा सम्मान तब, जब हम तुम जैसे कम उम्र के लड़के लड़कियों को कामयाब होने का रास्ता दिखा सकें, तुम्हारी कामयाबी के रास्ते पर पड़े हुए कांटे हटा सकें, उन पथरीले रास्तों पर चलने के लिए तुम्हारे पांव में जूता पहना सकें, उन रास्तों पर कुछ दूर हम चल के दिखा सके कि देखो, पांव थोड़े छिलते जरूर हैं, पांव थोड़ा लहूलुहान होता जरूर है, लेकिन चलते रहोगे ना तो चल लोगे, निकल जाओगे। बस इतना ही कामयाब होने का सीक्रेट है, और यही हमारा काम है, वही तुम्हारा काम है। हम आगे आगे चलें, तुम पीछे पीछे चलो। ऐसा न सोचना कभी कि अरे इस रास्ते पर तो गुरुजी का ही पाँव लहलुहान हो गया है, तो हम क्यों चले इस रास्ते पर, हमें तो फूलों का कोई रास्ता दे दो। फूलों भला रास्ता तुम्हें कहाँ लेके जाएगा? फूलों भरा रास्ता दोस्त कहीं लेके नहीं जाता। वो छुट्टियों के दिन की उपलब्धि तुम्हारी हो सकती है। जिंदगी के मंजिलों की यदि तुम सोचोगे तो कंकरीले और पथरीले रास्तों से ही चलना पड़ेगा। और आपको मालूम है कि भगवान राम क्यों पूजनीय हुए? दशरथ नंदन राम पूजनीय नहीं है, वो राम पूजनीय नहीं है जो परम पराक्रमी थे। राम जो असल में पूजनीय है वो हैं जिन्होंने अवध की नगरी तब छोड़ दिया जब वो चाहते तो राजा बन सकते थे, और वो जंगलों की यात्रा किए, वो कांटों की यात्रा किए, वो आसमान को ओढ़े और धरती को बिछाए, और उन्होंने बुराई के खिलाफ संघर्ष के लिए अपनी वो सेना बनाई जो किसी राजवंश, किसी अयोध्या के मित्र राजवंश की सेना का हिस्सा नहीं है। उन्होंने आम लोगों के बीच में से अपनी सैनिक टुकड़ी बनाई, और उसके आधार पर उन्होंने दुनिया के सबसे पराक्रमी, सबसे शक्तिशाली और सबसे धनी साम्राज्य के शासक को पराजित किया। और पराजित करने के बाद जब उनका कर्म पूरा हो गया, तो कर्म पूरा होने के बाद वो चाहते तो सोने के लंका के ऊपर प्रभुत्व स्थापित कर सकते थे, लेकिन सोने के लंका के ऊपर प्रभुत्व स्थापित कर ले तो फिर राम क्या चीज हुए? राम ने तो कहा कि भाई दूसरे का जो धन है वो तो ढेले के समान होता है, और पराई नारी मां की तरह होती है, और अपना वतन तो अपना वतन होता है। वो अपने वतन की ओर लौट के जाते हैं।
उन्होंने क्या कहा है अपनी धरती के लिए? स्वर्ग की तरह है। स्वर्गादपि गरीयसी। तो आप देखो कि उस राम की तरह बनो। राम की तरह बनने का मतलब ये नहीं होता है कि मैं तो मुस्लिम हूं, मैं कैसे राम की तरह बन सकता हूं। अरे राम एक आदर्श भी तो है। तुम उस आदर्श को सीखो ना। तुम कोई और नाम रख दो, मैं राम कहता हूं तुम रहीम कह लो, मैं कृष्ण कहता हूं तुम करीम कह लो, मैं ईश्वर कहता हूं तुम अल्लाह कह लो। राम एक आदर्श है। खोजने लगोगे तो हर जगह राम नजर आ जाएंगे। नाम कोई और रख लेना तुम अपनी सहूलियत के मुताबिक, राम को कुछ और कह लो तुम। तो उस राम की तरह बनो, और यहां से तुम्हारे लिए पुण्य का प्रशस्त पंथ खुल जाएगा। यहां से तुम्हारे लिए सम्मान का वो द्वार खुलेगा कि जिसमें कि तुम्हारे न रहने के बाद भी तुम रहोगे, और नहीं तो तुम्हारे होने का कोई मतलब नहीं होता है। तुम भी हो, हम भी हैं, होते रहेंगे। करोड़ों करोड़ लोग हैं, उनके आने जाने की ये जो यात्रा है वो चलती रहेगी। कितने लोग आते हैं जाते हैं, बस वो आबादी होते हैं। तुम आबादी नहीं बनना, सिर्फ तुम लोगों को आबाद करना। तुम लोगों को आबाद करना, देख लेना तुम आबादी से अलग हो जाओगे। फिर देखो कि अब हम मालवा के परमार के बारे में अगली बात क्या कहेंगे। मालवा के परमार के बारे में अगली बात ये कहते हैं कि ये कल्याणकारी शासन चलाते थे। इन्होंने निर्माणकारी कार्य खूब किया। निर्माणकारी कार्य किया। जिसमें तालाब निर्माण, तालाब निर्माण जैसे मुंजसर, भोजसर, मुंजसर, भोजसर। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा मुंजसर क्या है, भोजसर क्या है। सर माने तालाब होता है। सर जैसे देखो मान लेना तालाब है, समझ गए। मुंजसर, भोजसर तो तालाब है। इसके बाद फिर क्या देखोगे आप कि भोज परमार, इनका सबसे महत्वपूर्ण राजा भोज परमार, सबसे प्रतापी राजा। राजा तो अनेक हुए हैं, सियक हुए हैं, मुंज हुए हैं। सियक संस्थापक थे, सियक हुए हैं, मुंज हुए हैं, लेकिन सबसे प्रतापी राजा है भोज परमार। तो भोज परमार के अंतर्गत चल के देखो तो क्या कहानी है। भोज परमार के तहत की कहानी यह है कि बोलो, इन्होंने कई पुस्तकों की रचना किया, कई पुस्तकों की रचना किया। इन्होंने कई पुस्तकों की रचना किया, कई पुस्तकों की रचना किया। तो एक तो ये बात निकल के आ गई कि भोज परमार एक साहित्यकार है, साहित्यकार है। फिर भोज परमार के दरबार में 500 विद्वान, 500 विद्वान थे। ये अबुल फजल ने कहा है। उसके बाद भोज परमार ने संस्कृत विद्यालय की स्थापना किया था, संस्कृत विद्यालय की स्थापना किया था। संस्कृत विद्यालय की स्थापना किया था।
हाँ, ये गंगू तेली वाली चर्चा इन्हीं के साथ में होती है। तो जो साहित्यकार हैं, उसके तब उन्होंने क्या साहित्य लिखा है, तो उनकी जो महत्वपूर्ण किताब है, 2-3 किताब मैं बता देता हूं, बाकी लिस्ट में रहेगा। सबसे महत्वपूर्ण किताब जरूर याद रखिएगा, सम्रांगण सूत्रधार। सम्रांगण सूत्रधार। सम्रांगण सूत्रधार ये है, सम्रांगण सूत्रधार। और एक है तालिहोत्रा। तालिहोत्रा। ये 2 किताब का नाम बता दिया, अभी इतना ही काफी है। 2-3 किताब और भी रहेगा लिस्ट में, लेकिन ये 2 जरूर याद रख लीजिएगा। मोटे तौर पर देखो तो आपको भोज परमार के बारे में जितना जानना था आपने जान लिया, इससे ज्यादा इनके बारे में जानने की जरूरत नहीं है। तो मालवा का परमार आपने पढ़ लिया, त्रिपुरी का कलचुरी पढ़ लिया आपने, चंदेल पढ़ लिया, पाल पढ़ लिया। अब हम गुजरात के चालुक्य के बारे में थोड़ा परिचय ले लें। गुजरात के चालुक्य भी लिखा मिलेगा, कहीं चालुक्य भी मिलेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। माना जाता है कि ब्रह्मा जी के कमंडल से या ब्रह्मा जी के हाथों से निकले थे, इसलिए ये खुद को चालुक्य कहते हैं। अब इसके अंतर्गत आपको ये नजर आने को है कि एक जो महत्वपूर्ण राजा है भीम प्रथम, इसके काल में महमूद गजनबी का हमला हुआ था। महमूद गजनबी का हमला हुआ था। महमूद गजनबी का हमला हुआ था और इसी ने उस समय सोमनाथ मंदिर को तोड़ा था। सोमनाथ मंदिर को तोड़ा था, इसी ने उस समय सोमनाथ मंदिर को तोड़ा था। भीम प्रथम, महमूद गजनबी का हमला हुआ। उसके बाद फिर एक राजा मिलेगा, इस वंश का बहुत चर्चित राजा है, कुमारपाल नाम का। कुमारपाल। कुमारपाल में क्या मिलेगा? कुमारपाल के अंतर्गत ये कि वह बड़ा भारी जैन राजा था, जैन धर्म का संरक्षक था। और इसी कुमारपाल का संरक्षित एक जैन विद्वान हेमचंद है। हेमचंद, जिसने कि त्रिषष्टि सलाका पुरुष चरित किताब लिखा था। त्रिषष्टि सलाका पुरुष चरित किताब लिखा था। त्रिषष्टि सलाका पुरुष चरित किताब लिखा था। इसके बाद फिर ये वो राजा है जिसकी चर्चा इस रूप में भी होती है कि पशु बलि को, पशु बलि, पशु बलि के लिए मृत्युदंड देता था।
माने यदि किसी ने किसी पशु की हत्या कर दिया तो उसके लिए उसने मृत्युदंड का प्रावधान किया था। ये बड़ा ही दुर्लभ केस है। वैसे भी सामान्यतः पर बौद्ध और जैन जो होते हैं वो पशु बलि के विरुद्ध होते हैं। इसमें एक एक्सट्रीम केस नजर आता है कि पशु बलि को रोकना था तो इसने कह दिया कि हम मृत्युदंड देंगे। ये बड़ी उल्लेखनीय बात है। इसके बाद फिर गुजरात के चालुक्य के अंतर्गत एक राजा आएगा मूलराज द्वितीय नाम से। मूलराज द्वितीय यहीं लिख देता हूं, मूलराज द्वितीय। इसके काल में रानी नायकी ने, इसके काल में रानी नायकी ने, इसके काल में रानी नायकी ने मोहम्मद गोरी को हराया था। मोहम्मद गोरी को हराया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो छुपा हुआ है, आज तक पूछा नहीं गया है। तो गुजरात के चालुक्य के बारे में इससे ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। 3-4 फैक्ट्स जो पढ़ा रहा हूं वही मूल है। अभी देखो, आप लोगों ने एक बात पहले बता दिया था, इसलिए मैंने ये पैटर्न चुना पढ़ाने का कि आपको नोट्स दूंगा 3 पेज में, उसमें व्यवस्थित रूप से सब कुछ लिखा रहेगा। तो अब मैं आपको किसी टॉपिक के अंतर्गत जब ले जाता हूं तो जो सबसे ज्यादा उपयोगी फैक्ट्स है मैं वहां से आपकी पढ़ाई कराता हूं, और जहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है उस पर फोकस करता हूं। सिर्फ और सिर्फ बुनियादी कथा कहानी समझा देने से काम नहीं चलेगा, क्वेश्चन की ओर जाना पड़ेगा। तो क्वेश्चन की ओर जाने के क्रम में नेचुरली है कि थोड़ा थोड़ा इधर उधर हम होंगे। जैसे कि हम पढ़ा रहे हैं आपको भोज परमार, तो हम आपको उसी समय ये बताने लगे कि भैया उनके समकालीन कौन कौन है, क्योंकि क्वेश्चन तो इसी पैटर्न पे आएगा। नहीं तो आप सिंपल सी बात कर सकते हो कि भोज सॉरी क्या कहते हैं, मालवा के जो परमार थे, मालवा के परमार का क्षेत्र कौन सा था, उनके शासन की शुरुआत कब से हुई, उनके वंश का संस्थापक कौन था, उनके वंश के प्रमुख राजा कौन थे, उन राजाओं ने कौन सा भवन बनाया, उन राजाओं ने कौन सा युद्ध किया। इस तरीके से तो लिखा हुआ नोट्स मिल ही जाएगा आपको। लेकिन यदि हम और उसका नोट्स आपको एक तो मिला भी है, मैं तो एडिशनल नोट्स देने की बात कर रहा हूं। लेकिन उसके आगे देखोगे कि क्वेश्चन आएगा मालवा के परमार के समकालिक कौन थे। यदि आपने पिछले 20-25 वर्षों का यूपीएससी का क्वेश्चन देखा होगा तो मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं कि कम से कम 50 क्वेश्चन ऐसे जरूर आए हैं हिस्ट्री साइड से जो किसी न किसी तरह से समकालीनता पर आधारित है। तो समकालीनता के ऊपर क्वेश्चन पूछने की खूब प्रवृत्ति रहती है। तो आपके दिमाग में मैंने ये बता दिया कि कौन किसका समकालिक है। जैसे मान लो कि सर आप सबका नोट्स देंगे तो नहीं, मैं सबका नोट्स कहाँ देता हूँ, सबका नोट्स नहीं देता हूँ। मैंने आपको ये बताया कि ये टॉपिक इतना बड़ा है कि जिसमें आपको लगभग 1 दर्जन राजवंश मिलेगा। उन 1 दर्जन राजवंशों के बारे में सिर्फ और सिर्फ यही सब याद करना पड़ता है कि इसका काल क्या है, इसका प्रमुख राजा कौन कौन है, इसकी राजधानी कौन है, इसके युद्ध किसके साथ में हुए। तो वो लिस्ट है, जो लिस्ट आप क्लास में लिखते रहोगे उसके बजाय वो नोट्स में आप याद करो। क्लास में वही चीज पढ़ाने की बात होती है कि अब देखो इसके ऊपर क्वेश्चन किस तरीके से आएगा। तो क्वेश्चन किस तरीके से आएगा इसी बात की तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं। रंजीत बाबू, आपका आइडिया स्पष्ट हुआ इस बात को लेकर? तो खैर अब आगे चल के देखो तो कि हम
हम ये बोल रहे थे कि यदि आप गुजरात के चालुक्यों के ऊपर ध्यान धरिएगा तो आपको ये पता चलेगा कि 3-4 राजा ऐसे हुए हैं जिनके ऊपर क्वेश्चन पूछने की ज़्यादा संभावना रहती है। एक जो महत्वपूर्ण बात हुई है वो ये कि इस दौर में महमूद गजनबी का हमला हुआ है। तो महमूद गजनबी का हमला किस राजा के काल में हुआ है, ये पूछा जा सकता है। उसके बाद एक दूसरी बात यह कि एक राजा है कुमारपाल नाम का। कुमारपाल राजा बहुत उल्लेखनीय है, जैन धर्म को मानने वाला है। कुमारपाल की क्या खासियत है, ये जैनिज्म पढ़ते हुए भी आपने पढ़ा था। उसके दरबार में हेमचंद है। हेमचंद ने कौन सी किताब लिखा? त्रिषष्टि सलाका पुरुष चरित। त्रिषष्टि सलाका पुरुष चरित का विचार क्या है, मैंने जैनिज्म पढ़ाते हुए बता दिया है आपको, और ये भी बता दिया है कि त्रिषष्टि सलाका के ऊपर क्वेश्चन आ चुका है। इसके बाद फिर मूलराज द्वितीय, और उस समय मूलराज द्वितीय चूंकि बच्चा है तो उस समय उसकी संरक्षिका हुआ करती थी उसकी मां रानी नाइकी। रानी नाइकी के समय में 1175 के समय या 1175 के वर्ष में गुजरात के इलाके में हमला किया था मोहम्मद गोरी ने। मोहम्मद गोरी के बारे में आपने सुना होगा, वो भारत पर हमला किया है, तराइन की लड़ाई में जीता है, पृथ्वीराज चौहान को हराया है, दिल्ली पे कब्जा किया है। वही मोहम्मद गोरी भारत पर पहला हमला गुजरात के रास्ते से किया था, और गुजरात के रास्ते से उसका जो हमला था वो नाकामयाब हो गया था। और उसको नाकामयाब करने का क्रेडिट किसका जाता है? तो रानी नाइकी का जाता है। रानी नाइकी ने गुजरात की रक्षा कर लिया था, तो मोहम्मद गोरी लौट के चला गया था, और उसके बाद उसने खैबर बोलन दर्रे के रास्ते गजनी से होते हुए हिंदुस्तान के पंजाब प्रदेश में प्रवेश किया, और वहां तराइन के इलाके में पृथ्वीराज चौहान की सेना से लड़ाई हुई। पृथ्वीराज चौहान की सेना से उसकी 2 बार लड़ाई हुई। एक बार की लड़ाई में चौहान की सेना जीत गई, दूसरी लड़ाई में चौहान की सेना हार गई, और दूसरी लड़ाई में चौहान खुद गिरफ्तार हो गए, और चौहान की फिर उसी रास्ते सत्ता की समाप्ति हो गई। तो तराइन की लड़ाई 1191 और 92 में हुई। 1192 में पृथ्वीराज चौहान के हारते ही दिल्ली तक मोहम्मद गोरी का कब्जा हो गया। यहां से फिर दिल्ली सल्तनत की शुरुआत होती है। कुल मिलाकर हम आपको यह बता सकते हैं कि गुजरात के चालुक्यों के बारे में मोटी मोटी इतनी ही कहानी है जो हम क्लास में आपको समझा सकते हैं। उसके बाद फिर आप समझ सकते हैं कि राजाओं का नाम क्लास में लिखने का कोई फायदा नहीं है। ठीक है, चलो अब तो गुजरात के चालुक्य की कहानी हो गई। इसके बाद फिर अब हम महमूद गजनबी के बारे में बात करें। महमूद गजनबी, महमूद गजनबी के बारे में क्या क्वेश्चन आ सकता है? महमूद गजनबी के बारे में सबसे पहला पॉइंट क्या है कि वह यामनी वंश का था। यामनी वंश का था। उसके बाद वह तुर्क था। उसके बाद 1000 ईस्वी से 1027 ईस्वी 1027 ईस्वी तक
कई बार हमला किया, कई बार हमला किया, 1000 ईस्वी से लेकर 1027 ईस्वी के बीच में कई बार हमला किया। इसके बाद फिर इसकी पहली लड़ाई भारत में, भारत में इसकी पहली लड़ाई किससे हुई? तो ये क्वेश्चन आएगा उद्भांडपुर के हिंदू शाही राजा जयपाल से। बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है ये, हिंदू शाही राजा जयपाल। देखो 17 बार वाली कहानी सब नहीं पूछा जाता है, वो सब मनगढ़ंत कहानियां बहुत हैं, उनमें मत जाया करो, वो सब साहित्य के तहत पढ़ा हुआ किस्सा है। उद्भांडपुर के क्षेत्र में, उद्भांडपुर का क्षेत्र कहाँ है? तो जो पश्चिमोत्तर इंडिया है, पश्चिमोत्तर इंडिया का मतलब है विभाजन के पहले का पश्चिमोत्तर इंडिया, जिसमें आज का हिस्सा, जिसमें आज का पाकिस्तान वाला जो नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस है वो आता है, इसमें पेशावर का इलाका आएगा। वो इलाका विभाजन के बाद न हिंदुस्तान से अलग हुआ, अन्यथा प्राचीन काल से तो वो भारत का ही पार्ट था। तो उस हिस्से में हिंदू शाही राजवंश शासन करता था। हिंदू शाही राजवंश का राजा जयपाल शासन करता था। जयपाल के साथ में उसकी लड़ाई हुई थी। जयपाल हार गया और हारने के बाद जयपाल ने अग्नि समाधि ले लिया था। जयपाल ने हार कर अग्नि समाधि ले लिया। बात इतनी भर की थी कि युद्ध के दौरान घाव उसके पीठ पे लगा था, ये अपमान की बात मानी जाती थी, तो अपमान के कारण उसने फिर अग्नि समाधि ले लिया। फिर उसका बेटा बना था आनंदपाल। आनंदपाल के साथ में भी युद्ध हुआ और इसे भी उसने हरा दिया। अब ध्यान ये रखना है कि जयपाल और आनंदपाल वगैरह के बारे में ज्यादा पीएचडी नहीं करना है आपको ये समझना है कि क्वेश्चन आएगा कि उद्भांडपुर किसका कैपिटल था? तो हिंदू शाही वंश के शासकों का। हिंदू शाही वंश का राजा आनंदपाल कौन से वंश का राजा था, या जयपाल कौन से वंश का राजा था? तो हिंदू शाही वंश का। सारे राजाओं का इतिहास उतना नहीं पढ़ना होता है, लेकिन चूंकि महमूद गजनबी का हमला भारत के इतिहास के लिए एक सेटबैक है, तो उस सेटबैक को फेस करने वाला राजा कौन रहा है? तो एक जयपाल और आनंदपाल। तो ये उल्लेखनीय फैक्ट है। उसके बाद फिर दूसरा मुद्दा इसमें यह हो जाएगा कि महमूद गजनबी के हमले के वक्त में भारत में एक संयुक्त मोर्चा बना था। महमूद गजनबी के हमले को रोकने के लिए और हिंदू शाही राजाओं का सपोर्ट करने के लिए एक संयुक्त मोर्चा बना था। उस मोर्चा के अंतर्गत किनकी सेना गई थी? तो कश्मीर की सेना गई है। उसके बाद मालवा के परमार की सेना गई है। उसके बाद प्रतिहार की सेना गई है। जजाक भुक्ति के चंदेल की सेना गई है। जजाक भुक्ति के चंदेल की सेना गई है। यहां से क्वेश्चन यूपीएससी वाला एक बार पूछ भी चुका है,
लेकिन वो क्वेश्चन जीएस में नहीं पूछा गया है, ये क्वेश्चन पूछा गया है ऑप्शनल में। और ऑप्शनल में भी जो क्वेश्चन पूछा गया है उसके क्वेश्चन पूछने का एक पैटर्न ये रहा है कि संयुक्त मोर्चा में कौन शामिल नहीं था। संयुक्त मोर्चा में कौन शामिल नहीं था। कौन शामिल नहीं था। संयुक्त मोर्चा में कौन शामिल नहीं था, यह क्वेश्चन आया है। तो संयुक्त मोर्चा में कौन शामिल नहीं था का जो क्वेश्चन है उसको आप इस तरीके से देखो कि यदि आप एक एक राजवंश का नाम याद करने लग जाओगे, एक तरीका है आप याद कर लो, लेकिन आपको यदि गलतफहमी होगी तो होगी, मुझे बिल्कुल नहीं है, आप भूल जाओगे, मैं गारंटी दे सकता हूं। आप आज चाहे जितना याद कर लो, याद करके अपने दोस्तों के ऊपर अपना रुआब झाड़ लो याद करके, और हम याद कर लेंगे इस गलतफहमी से अपने आप का जितना नुकसान करना है कर लो, लेकिन क्वेश्चन का पैटर्न नहीं समझोगे तो तुम्हारी तैयारी बेकार हो जाएगी। क्वेश्चन ऐसा आता है कि किनकी सेना संयुक्त मोर्चा में शामिल हुई थी के बजाय किनकी सेना संयुक्त मोर्चा में शामिल नहीं हुई थी। किनकी सेना संयुक्त मोर्चा में शामिल नहीं हुई थी उसमें से ए दिया, बी दिया, सी दिया, डी दिया, और डी में दे दिया बंगाल, बंगाल का पाल। तो आपको यह समझना है कि ये 11वीं शताब्दी का दौर है, बंगाल के पाल तो पतन की ओर चले गए थे, और जब पतन की ओर चले गए तो बंगाल तक सीमित है, तो बंगाल से वो कहां भेजेंगे नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस के ऊपर अपनी सेना। आनंदपाल और जयपाल की सहायता करने के लिए जो सेना गई है वो राजपूत राजाओं की सेना गई है। आनंदपाल और जयपाल की सहायता करने के लिए, हिंदू शाही राजवंश की सहायता करने के लिए जो सेना गई है वो राजपूत राजाओं की सेना गई है। उसमें ये बंगाल के पाल कहां से आएंगे, आपको बस ये समझ लेना है। तो एक समझ आधारित, कॉन्सेप्ट आधारित तैयारी होती है, एक होता है कि नहीं मैं तो रट लूंगा, तो रट सकते हो तो रट भी लेना, लेकिन रटा हुआ ज्ञान तुम्हारे एग्जामिनेशन हॉल में जाते जाते कपूर की तरह काफूर हो जाएगा। इस एंगल को समझ लेना। अब मान लो कल को बंगाल का पाल ना दे दे, ऑप्शन चोल दे दे, तो चोल थोड़े ना जाएगा सपोर्ट करने जी, बहुत नीचे है वो लोग। तो या तो एकदम सुदूर दक्षिण का ऑप्शन दे देगा या तो सुदूर पूरब का ऑप्शन दे देगा, और लड़ाई हो रही है सुदूर पश्चिमोत्तर में। ये इम्प्रैक्टिकल ऑप्शन देकर आपको टेस्ट करना चाहता है कि समझदारी आधारित पढ़ा है कि नहीं, कॉन्सेप्ट आधारित पढ़ा है कि नहीं। यदि तुमने पढ़ा है तो तुम बना लोगे। ऐसा ही क्वेश्चन आया, ऑप्शनल में आया है, जीएस में रिपीट तो कर ही सकता है ना इसको। अब देखो हिंदू शाही की कहानी से बात आगे बढ़ाता हूं। हिंदू शाही की कहानी से बात आगे बढ़ाइए तो फिर है कि महमूद गजनबी ने कहां हमला किया, कहां हमला किया। कई लोग इस तरीके से याद करते हैं कि 1001 में किस पर हमला किया, 1005 में किस पर हमला किया, 1009 में किस पर किया, 1014 में किया कि ये सब बेकार की बातें हैं, वो सब मत पर हो, हमारे काम की बिल्कुल नहीं है वो। कहां हमला किया तो पेशावर के बाद फिर इधर आ जाओ, कन्नौज पर हमला किया, कन्नौज पर हमला किया, मथुरा पर हमला किया, बल्कि बीच में एक और है थानेश्वर, थानेश्वर पर हमला किया, थानेश्वर, कन्नौज, मथुरा पर हमला किया, कालिंजर पर हमला किया, सोमनाथ पर हमला किया, सोमनाथ पर हमला किया, फिर
जाटों पर हमला किया, पंजाब के जाट पर हमला किया, सिंध और पंजाब के जाट पर, जाटों पर। ये महत्वपूर्ण हमले हैं उसके। अब ये इलाका आपको दे देगा, ये नहीं पूछा जाएगा कि उसने कौन से क्रम में हमला किया। ये भी देगा तो समझिए कि डीपर क्वेश्चन दिया तो ऐसा देगा। महमूद गजनबी ने हिंदुस्तान के उत्तर भारत के अंदर कहां हमला किया, तो पश्चिमोत्तर से हमले की शुरुआत करता है और उसमें वो पंजाब और नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस में तो कई दफा हमला किया। पंजाब और नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस पे हमलों के बाद वह हरियाणा की ओर आता है, थानेश्वर जाता है, उत्तर प्रदेश की ओर जाता है, वह कन्नौज मथुरा तक हमला करता है, फिर वह चंदेल की ओर चला जाता है, कालिंजर के क्षेत्र में चंदेलों से लड़ाई करते हुए आगे बढ़ता है और गुजरात की ओर चला जाता है और गुजरात में सोमनाथ के मंदिर को तोड़ता है, उसे लूटता है और लौटने लगता है तो सिंध के रास्ते लौटता है। उस क्षेत्र में जाटों से उसका मुकाबला होता है। उस दौरान वो जीत तो जाता है लेकिन उसकी बहुत व्यापक क्षति भी होती है और यही 1027 ईस्वी में उसकी अंतिम लड़ाई है। उसके बाद में फिर वो गजनी लौट जाता है। इसके बाद वो गजनी लौट जाता है। तो कुल मिलाकर कहानी यह है कि उसके हमले पर अब आगे क्वेश्चन क्या आएगा कि क्या हुआ, पूरा उत्तर भारत जीत लिया था, पूरा उत्तर भारत जीत लिया, वह दक्कन का भारत जीत लिया, वह दक्कन जीत लिया, वह दक्षिण भारत जीत लिया, तो उत्तर है ना। पूरा उत्तर भारत कहां जीता? वो उत्तर प्रदेश में कन्नौज के आगे तो बढ़ा ही नहीं। वो ईस्टर्न यूपी नहीं गया, वो बिहार नहीं गया, बंगाल नहीं गया, उधर उसका कोई अभियान नहीं है। दक्कन का मतलब होता है महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक का इलाका, उधर वो गया ही नहीं है। महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक का इलाका होता है, वहां वो गया ही नहीं। जब वो दक्कन ही नहीं गया तो सुदूर दक्षिण क्या खाक जाएगा? तो आपको इस तरीके की समझ बना के चलना है। फिर देखोगे कि जीता तो भारत के बृहद प्रदेश पर नियंत्रण किया, भारत के बृहद प्रदेश पर नियंत्रण किया। यदि उसने जीत लिया भारत के इतने बड़े इलाके को, तो क्या वो जीते हुए इलाके पर या जीते हुए अधिकांश इलाके पर कब्जा कर लिया? तो उत्तर है नहीं। जीते हुए अधिकांश इलाकों पर कब्जा कर लिया क्या? तो उत्तर है नो। जीते हुए अधिकांश इलाकों पर कब्जा नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ गजनी और पंजाब के पश्चिमी क्षेत्रों पर कब्जा किया, पश्चिमी क्षेत्रों पर अधिकार किया। गजनी और पंजाब के पश्चिमी क्षेत्र पर अधिकार किया ताकि भारत पर हमला, भारत पर इच्छा अनुसार हमला कर सके, इच्छा अनुसार हमला कर सके।
ताकि भारत पर अपनी इच्छा के अनुसार हमला कर सके। मतलब कि भारत के बड़े प्रदेश को जीता लेकिन उस पर नियंत्रण नहीं किया। उसने नियंत्रण सिर्फ उस इलाके पर किया जिस इलाके पर नियंत्रण रहने से भारत के ऊपर जब चाहे तब हमला करके लूटपाट मचा सकता था। तो सवाल यह उठता है कि जब उसे नियंत्रण करना ही नहीं था तो हमला क्यों किया? हमला का उद्देश्य क्या था? हमला का उद्देश्य क्या था? तो लूटपाट और लूटपाट के अलावा प्रतिष्ठा बहुत बड़ा विजेता है। और इसके अलावे धार्मिक क्षेत्र में नाम, धार्मिक क्षेत्र में नाम। धार्मिक क्षेत्र में नाम का मतलब है कि हम उस क्षेत्र में हमला किए जो क्षेत्र मूर्ति पूजकों का है, और मूर्ति पूजकों की हमने मूर्तियां तोड़ दी, मूर्ति के पूजकों के हमने मंदिर तोड़ दिए। मूर्ति पूजा को इस्लाम के अंदर कुफ्र माना गया है। कुफ्र माने पाप। जो कुफ्र करता है वो काफिर होता है, माने पापी। तो मूर्ति पूजा करने वाले लोग काफिर होते हैं। हमने काफिरों की मूर्तियां तोड़ दी, हमने उनके मंदिर तोड़ दिए। इसका मतलब है कि हमने इस्लाम के विरुद्ध व्यवहार करने वाले लोगों को सजा दिया। जब हम ऐसा दावा लेकर जाएंगे तो अपने समाज के बीच में हमारे नाम की वाहवाही हो जाएगी। आप ये समझना कि मंदिर तोड़ना या मूर्तियां तोड़ना कोई राजा क्यों करता है ऐसा? क्या इसलिए करता है कि वास्तव में वह धर्म से बहुत ज्यादा अनुप्राणित होता है? तो बात सिर्फ और सिर्फ इतनी नहीं होती है। राजनीति जो होती है वह हमेशा ही लोगों के बीच में अपनी एक छवि छोड़ना चाहती है कि मैं वो काम कर रहा हूं जो हमारे समाज के लोग के लिए उत्तम आदर्श है, ताकि पब्लिक के बीच में उसका एक फेवरेबल परसेप्शन तैयार हो जाए। और पब्लिक परसेप्शन किस चीज पे बनेगा? पब्लिक बिलीफ पे बनता है। पब्लिक बिलीफ क्या है? पब्लिक बिलीफ अलग अलग समाजों में अलग अलग कालों में अलग अलग रहा है। आज भी आपके समाज में कुछ पब्लिक बिलीफ है, उस पब्लिक बिलीफ के मुताबिक कोई काम करेगा पॉपुलर हो जाएगा, उस पब्लिक बिलीफ के अगेंस्ट कोई काम करेगा वो अलोकप्रिय हो जाएगा, चाहे वो काम हो सकता है 100 साल के बाद में आलोचना के लायक हो जाए। तो उस समय के मध्य एशिया के तुर्की समाज के लोगों के बीच में यह पब्लिक बिलीफ एक्सेप्टेबल एंड अप्रिशिएबल माना जाता था कि तुमने काफिरों के मंदिर तोड़ दिए, तुमने काफिरों की मूर्तियां तोड़ दी, वाओ तुम तो गाजी हो। और इसने ही इंस्पायर किया महमूद गजनवी को कि मूर्तियां तोड़ो, मंदिर तोड़ो। क्योंकि महमूद गजनवी मध्य एशिया के पॉलिटिक्स में महत्वपूर्ण भूमिका निभाना चाहता था। उसे लगता था कि मध्य एशिया के पॉलिटिक्स में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए हमारे पास में यदि धन होगा तो हम बड़ी सेना बना लेंगे, बड़ी सेना बनाएंगे तो कामयाबी हो जाएगी। दूसरी बात है कि जहां हमला करेंगे वहां के लोगों के बीच में हम नायक की तरह यदि एक्सेप्टेबल हो जाएंगे तो लोग हमारा स्वागत करेंगे। और लोगों के बीच में अपनी एक्सेप्टेबिलिटी को इंश्योर करना है तो एक तो ये बात स्थापित कर दो कि बहुत बड़ा विजेता है ये, और दूसरा ये कि ये सिर्फ सामान्य विजेता नहीं है, ये गाजी है, ये धर्म योद्धा है जो कि काफिरों को सजा दे के लौटा है। तो आइए आपका इंतजार है टाइप की बात हो जाएगी। तो महमूद गजनवी के दिमाग में इस तरह की बात चल रही है। उसमें एक छोटी सी बात और जुड़ जाती है, वो ये कि मुसलमानों के बीच में यह बिलीफ हुआ करता था कि सोमनाथ के मंदिर में जो लिंग है जिसकी पूजा करते हैं हिंदू भगवान शिव के प्रतीक के रूप में, वो लिंग बेसिकली अरब प्रदेश की एक मूर्ति है, जो मूर्ति लेकर वहां से एक अरबी भाग आया था। तब जबकि सारी मूर्तियों को तोड़ा जा रहा था, काबे की सारी मूर्तियां तोड़ी जा रही थी, तो एक मूर्ति लेकर कोई भागा था और भाग के वह आया था हिंदुस्तान, और उसी की मूर्ति को स्थापित किया गया था सोमनाथ के मंदिर में। मैं नहीं कह रहा हूं कि ऐसा हुआ था, और ये हुआ था, ये इतिहास है, मैं ये भी नहीं कह रहा हूं, बल्कि इतिहास ये नहीं है।
लेकिन मुसलमानों की मान्यता थी, और उस मान्यता के मुताबिक यदि कोई जाकर सोमनाथ के मंदिर के लिंग को तोड़ के आ जाएगा तो माना यह जाएगा कि उसने वो एक बची हुई मूर्ति मात्र थी काबे वाली, उसने पैगंबर मोहम्मद के अधूरे काम को पूरा कर दिया, तो ही विल बी कंसिडर्ड एज अ ग्रेट मुसलमान, सो ही विल बी रिवर्ड, ही विल बी अप्रिसिएटेड एंड ही विल बी ऑनर्ड। तो उसके साम्राज्य के निर्माण की संभावना बढ़ जाएगी। महमूद गजनबी इस एंगल पे सोच रहा था। ठीक है, अब इसके बाद फिर देखोगे कि महमूद गजनबी के हमले का प्रभाव क्या पड़ता है। तो प्रभाव में तो कई मंदिर टूटे, तो भाई इससे कला का नुकसान तो हुआ, स्थापत्य का नुकसान हुआ, शिक्षा का नुकसान हुआ, इससे अर्थव्यवस्था का नुकसान हुआ, और राजनीतिक विघटन को और बल मिला। राजनीतिक विघटन को और ज्यादा बल मिला, राजनीतिक विघटन को और ज्यादा बल मिला। राजनीति पहले से ही बिखराव का शिकार थी, इस दौर में राजनीतिक विघटन और ज्यादा मजबूत हो गया। यानी कि जब प्रतिहार वंश का शासन कमजोर पड़ा और उसका साम्राज्य बिखरा, तो छोटे छोटे क्षेत्रीय राज्य उभर कर आए। उन छोटे छोटे क्षेत्रीय राज्यों के समय में महमूद गजनबी का हमला हुआ, उसके हमले ने इन्हें और कमजोर कर दिया। इसके बाद राजनीतिक बिखराव और तेज हो गया। अब जाके देखोगे कि 12वीं सदी के दौरान, 12वीं सदी के दौरान भारतीय राजनीति, ये हेडिंग दे दो, 12वीं सदी के दौरान की भारतीय राजनीति। 12वीं सदी, देखो बात ये मैं बता देता हूं तुम लोगों को समझो कि अभी हो सकता है कि अभी एक शेड्यूल का क्राइसिस है, सो बता देता हूं। मैं कैसे पढ़ाऊंगा ये इस पर निर्भर करता भी है कि मैं कौन से शेड्यूल में पढ़ा रहा हूं। कि अभी 7 तारीख से 7 तारीख के बाद 7 तारीख तक मैं आपको यहां पढ़ाऊंगा। उसमें अर्ली मेडिवल इंडिया कंप्लीट कर दूंगा। फिर दिल्ली सल्तनत और मुगल काल का टॉपिक आएगा, वो टॉपिक नेक्स्ट टाइम पे आएगा। अभी कौन से दिन में आएगा उसका शेड्यूल मुझे नहीं मालूम है, वो आएगा और जरूर आएगा। लेकिन मैंने यदि आप लोगों को ये कहा कि अर्ली मेडिवल इंडिया में जो तमाम छोटे छोटे राजवंश आ रहे हैं, उन राजवंशों का जो डिटेल है उसका नोट्स तुमको मैं दे दूंगा, तो उसका मूल वजह यही है कि आज 5 तारीख हो गया, कल और परसों 2 दिन में मुझे अर्ली मेडिवल इंडिया का टॉपिक कंप्लीट कर देना है। तो 2 दिनों में मुझे यदि कंप्लीट करना है तो मैं यदि एक एक राजवंश का सारा डिटेल लिखाता रहूंगा, इट विल टेक एक्स्ट्रा टाइम। दूसरी बात यह है कि छोड़ दूं, इट विल कॉस्ट यू। हो सकता है कि वहीं से एक क्वेश्चन आ जाए, तुम्हारा वहीं से करियर 1 साल के लिए खराब हो जाए। क्योंकि हम और हमारे अलावा और कोई भी टीचर यदि पढ़ाते हैं तो वो ये चाहते हैं कि वो एक क्वेश्चन जिससे कि कोई फेल करता है और पास करता है, वो एक क्वेश्चन तुम्हारा ना गलत हो। और वो एक क्वेश्चन कहां से आएगा यू डोंट नो, मैं भी नहीं जानता हूं, तुम भी नहीं जानते हो। हम जब पढ़ रहे होते हैं तो हम हर दिन यही सोच के पढ़ रहे होते हैं कि शायद आज वाले से एक क्वेश्चन आ जाए। तुम कल्पना करके देखो कि मैं कई दिन तक पढ़ाऊंगा, लेकिन हो सकता है उनमें से एक दिन में एक भी क्वेश्चन नहीं आए। हो सकता है 5-7 दिन 10 दिन लगातार जो पढ़ा उनमें से एक भी क्वेश्चन नहीं आए, लेकिन किसी एक दिन के क्लास के ऊपर हो सकता है 2 क्वेश्चन आ जाए। मुझे तो बेसिकली एंशिएंट इंडिया सेक्शन की पूरी पढ़ाई के रास्ते 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन पकड़ना है। 4 क्वेश्चन पकड़ लिया, अब इतने दिनों में 4 क्वेश्चन, लेकिन तुम्हारा वो 4 क्वेश्चन कितना निर्णायक होगा ये तो तुमको तब ना पता चलेगा जब तुम मेंस
के लिए सेलेक्ट हो जाओगे, पीटी पास कर जाओगे। आदमी पिछले 6 साल, 7 साल, 8 साल से भी तैयारी कर रहा है, उसका एक बार भी पीटी ही नहीं हुआ है। और तुम यदि कह दोगे कि वो सिर्फ घूमता फिरता रहता था, तो मैं ये भी नहीं कहूंगा। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका कि बीपीएससी का मेंस हो गया, यूपीपीसीएस का मेंस हो गया, बीपीएससी और यूपीएससी का फाइनल एग्जाम पास कर लिया, ऑफिसर हो गए, लेकिन यूपीएससी का पीटी नहीं हुआ। यूपीएससी का पीटी भी अपने आप में हाई क्लास एग्जाम है। इसके एक एक क्वेश्चन को पकड़ने के लिए थोड़ी कोशिश करनी होती है। तो मैं समय को मैनेज करते हुए यह कोशिश कर रहा हूं कि आपको 3 पेज में नोट्स दे दूंगा, फैक्ट्स आपके सारे हो जाएंगे, उसमें समझा मैं दे रहा हूं। समझाने वाले काम को नोट्स पे मैं छोड़ता नहीं, क्वेश्चन कैसे आएगा वाले काम को मैं नोट्स पे छोड़ता नहीं। समझ गए? फिर जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के माध्यम से पढ़ा रहा हूं और आगे क्या क्या क्वेश्चन आ सकता है उससे रिलेटेड, ये तो मैं आपको आज भी बोला हूं 8 बजे कराऊंगा। 45 मिनट 1 घंटे के बीच का वो सेशन आज चलेगा। एक सेशन ऑलरेडी हो चुका है पाषाण काल के ऊपर, आप में से बहुत लोगों ने अटेंड भी किया है। पाषाण काल वाला जिन्होंने नहीं किया वो कर लीजिएगा, यूट्यूब पे तो वीडियो पड़ा हुआ है। और इंडस वैली वाला आज करा दूंगा। ऐसे ही एक एक टॉपिक करके लेते आऊंगा और आपका कराता चला जाऊंगा। तो आपका कंप्लीट प्रिपरेशन तभी होगा कि जब नोट्स पर हो, क्लास पर हो, क्लास को कम से कम 3 बार पढ़ो, उसके बाद प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखो और फिर टेस्ट में शामिल हो। समझ गए? 12वीं सदी के दौरान भारतीय राजनीति, 12वीं सदी के दौरान भारतीय राजनीति की बात यदि करके देखो तो पहला पॉइंट क्या है? क्षेत्रीय राज्यों का उभार, क्षेत्रीय राज्यों का उभार, क्षेत्रीय राज्यों का उभार। दूसरा पॉइंट क्या है कि भारतीय राजा कमजोर, भारतीय राजा कमजोर, क्षेत्रीय भाषा कला स्थापत्य का विकास, क्षेत्रीय भाषा कला और स्थापत्य का विकास, क्षेत्रीय भाषा कला और स्थापत्य का विकास। उसके बाद फिर विदेशी हमला, विदेशी हमला। तो आपको यह समझना है कि क्षेत्रीय राज्यों का उभार जो हो रहा है, इसके तहत क्या कहानी नजर आएगी? तो आपको यह लगेगा कि मालवा का परमार अभी भी जिंदा है, मालवा का परमार कमजोर हो गया। आपको यह लगेगा कि चंदेल कमजोर हो गए। गुजरात के चालुक्य कमजोर हो गए। यानी कि जो राजवंश उभरे थे उस दौर में, वो राजवंश अभी भी जारी हैं। 11वीं शताब्दी वाले राजवंश 12वीं शताब्दी में भी जारी हैं, लेकिन 12वीं शताब्दी में वो बहुत कमजोर स्थिति में है। जो मजबूत राजवंश उभर के आता है 12वीं शताब्दी में, वो कौन सा है? तो एक है
चौहान, चौहान, अजमेर का चौहान, अजमेर का अजमेर का चौहान। उसके बाद फिर दूसरा कौन सा आता है? गहरवाल, कहां का गहरवाल? तो कन्नौज का गहरवाल। और उसके बाद एक बंगाल में आता है सेन, कहां का सेन? बंगाल का सेन, बंगाल का सेन। ये महत्वपूर्ण राज्य उभर के आते हैं। अब देखो आपकी ये जो चौहान है, ये जो गहरवाल है, ये सेन है, इन्हीं तीनों को हरा करके तुर्कों ने भारत में अपनी सत्ता स्थापित किया है। इन्हीं तीनों को हरा करके तुर्कों ने भारत में अपनी सत्ता स्थापित किया। ये जो तीन है, इसमें पृथ्वीराज चौहान, पृथ्वीराज चौहान, पृथ्वीराज चौहान शाकंभरी के चौहान थे, अजमेर के क्षेत्र से रूल करते थे। और पृथ्वीराज चौहान के वंश में सबसे प्रतापी राजा का नाम था बिशलदेव, बिशलदेव, बिशलदेव। बिशलदेव इस वंश के सबसे प्रतापी राजा थे। अंतिम राजा पृथ्वीराज चौहान हुए। तो पृथ्वीराज चौहान तराइन की लड़ाई में हारे, तराइन की लड़ाई में हारे। इस विषय पे चर्चा हम लोग तब करेंगे और जब हम लोग दिल्ली सल्तनत की स्थापना की कहानी पढ़ेंगे तो। लेकिन तराइन की लड़ाई में जब मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया तो दिल्ली तक कब्जा हो गया। उसके बाद फिर गहरवाल के अंतिम राजवंश, गहरवाल के अंतिम राजा जयचंद को हराया, जयचंद को हराया। जयचंद जिस गहरवाल वंश का राजा था, उस वंश का सबसे महान राजा या सबसे बड़ा राजा था, सबसे बड़ा राजा था गोविंद चंद, गोविंद चंद। तो बिशलदेव नाम याद रखिएगा, दूसरा गोविंद चंद नाम याद रखिएगा। क्वेश्चन हो सकता है कि बिशलदेव पे आए, गोविंद चंद पे आए, और आप लोगों को ज्यादा याद रहता है पृथ्वीराज चौहान और जयचंद। जैसे ही जयचंद को हराया वैसे ही उत्तर प्रदेश का एक बड़ा इलाका चला गया किसके अधीन? तो मोहम्मद गोरी के अधीन, मोहम्मद गोरी के अधीन। और फिर मोहम्मद गोरी की ही सेना का एक अधिकारी हुआ करता था बख्तियार खिलजी नाम से। बख्तियार खिलजी ने बंगाल पर हमला कर दिया और उसने हरा दिया बंगाल के सेन वंश के राजा लक्ष्मण सेन को, लक्ष्मण सेन को। और इस तरीके से देखो तो आपको यह पता चलेगा कि गोरी जो भारत पर हमला किया है वो कैसे आया है। सबसे पहले उसने गजनी और पश्चिमी पंजाब के इलाके पर हमला किया, पश्चिमी पंजाब। और वो किसके हाथ से जीता? तो गजनबी के वंशजों के हाथ से, गजनबी के वंशज। याद है महमूद गजनबी ने पंजाब के इलाके पर और गजनी के इलाके पर अपना अधिकार जमा रखा था। वो इलाका छीन लिया मोहम्मद गोरी ने, किससे? महमूद गजनबी के वंशज से। उसके बाद फिर
पूर्वी पंजाब से दिल्ली तक, पूर्वी पंजाब से दिल्ली तक का इलाका किससे जीत लिया? चौहान से। उसके बाद फिर कन्नौज से शेष वेस्टर्न यूपी किससे जीत लिया? तो गढ़वाल से। उसके बाद फिर बंगाल, इसमें बिहार बंगाल पूरा आ जाएगा। बिहार बंगाल किससे जीता? बिहार और बंगाल का इलाका किससे जीता? सेन वंश के राजा से। सेन वंश के राजा से। राजा का नाम क्या था? लक्ष्मण सेन। लक्ष्मण सेन। और कौन जीता? क्या मोहम्मद गोरी जीता था? तो नो, बख्तियार खिलजी जीता था। बख्तियार खिलजी जीता था। और यही बख्तियार खिलजी था जिसने कि इसी क्रम में नालंदा विश्वविद्यालय में आग लगा दिया था और उसे जला दिया था। तो उत्तर भारत की राजनीति इसी रास्ते से जाके समाप्त होती है। अब आप ये देखोगे कि उत्तर भारतीय राजनीति के अंतर्गत एक ये मिलना है आपको कि इस दौर में राजा लगातार कमजोर हो रहे थे। राजा कमजोर होंगे ही होंगे, इसमें कोई मुश्किल बात नहीं समझना। जब आप क्षेत्रीय राजा बनेंगे, आपका राजस्व कम होगा, आपकी सेना कमजोर होगी, आपकी नौकरशाही कमजोर होगी, आप अपने अधीनस्थों पर नियंत्रण नहीं रख पाएंगे, आप उनकी सहायता पर निर्भर हो जाएंगे, तो क्या कहानी हो जाएगी? तो राजा कमजोर हो जाएंगे। और इसी स्थिति को सामंतवाद भी कहा जाता है। सामंतवाद भी कहा जाता है। आप देखेंगे कि 2015 या 16 के साल में एक क्वेश्चन आया है, सामंतवाद का मतलब क्या है? तो सामंतवाद का मतलब है एक ऐसी अवस्था जिसमें राजा कमजोर हो, क्षेत्रीय हो, सेना कमजोर हो, नौकरशाही कमजोर हो, अधीनस्थों पर नियंत्रण रह पाए, अधीनस्थ की सहायता पर निर्भर करे। मोटा मोटी एक लाइन में कहें कि जहां राजा की स्थिति बहुत कमजोर होती है। ये संपूर्ण पोस्ट गुप्ता पीरियड की राजनीति के बारे में सही है। पोस्ट गुप्ता पीरियड की राजनीति के बारे में ये बात सही है। विशेष तौर पर हर्षवर्धन के बाद के राजाओं के बारे में ये बात सही है। तो सामंती स्थिति हमें नजर आती है, और ये सामंती स्थिति सबसे मजबूत कब नजर आती है? तो 8वीं से लेकर 12वीं सदी के बीच में। 8वीं सदी से लेकर 12वीं सदी के बीच में जो भारतीय राजनीति है उसमें सामंतवाद की स्थिति मजबूत नजर आती है। और जैसे जैसे हम 11वीं और 12वीं शताब्दी में जाते हैं, ये सामंती स्थितियां और प्रबल हो जाती है। और उसी सामंती स्थितियों की प्रबल मौजूदगी का लाभ उठाया मोहम्मद गोरी ने, जिसने कि भारत में फिर तुर्कों की सत्ता स्थापित किया। उत्तर भारत की राजनीति के बारे में इतनी ही कहानी है। अभी 2 दिन का क्लास जो बचा हुआ है, उन 2 दिनों के क्लास के दौरान मैं आपके सामने में प्रॉपर इसका पॉलिटिकल एंड कल्चरल हिस्ट्री जितना आपके पीटी के लिए जरूरी है पढ़ा दूंगा। नोट्स आपको उपलब्ध हो जाएगा, आपको दिक्कत नहीं आएगी, आप मेरे बात पे यकीन रखिएगा। आज बस इतना ही।